In today's lecture, we will discuss about diffusion current in semiconductors. डिफ्यूजन करंट समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन वर्ड का क्या मीनिंग है। ये डिफ्यूजन कब हो सकता है? तो डिफ्यूजन अकर्स ओनली व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है जैसे आप किसी एक रूम में है, एक कॉर्नर पे है और दूसरे कॉर्नर पे कोई भी परफ्यूम स्प्रे कर रहा है, तो गैस पार्टिकल उस परफ्यूम के ज़्यादा होंगे उस कॉर्नर पे एज कंपेयर टू योर पोजीशन। लेकिन कुछ टाइम में क्या होगा, वो पूरे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। सिमिलर वे में सेमीकंडक्टर्स में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स जहां होगा वहां डिफ्यूजन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक सेमीकंडक्टर पीस ले रहे हैं जिसके एक रीजन में हाई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, मींस हायर कॉन्सेंट्रेशन आपकी है, या आप कह सकते हैं हाई डेंसिटी है फॉर चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या होल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जो सेमीकंडक्टर पीस हमने यहाँ लिया है वहाँ इस रीजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जबकि रेस्ट ऑफ द रीजन लो कॉन्सेंट्रेशन का है चार्ज कैरियर्स के। तो यहाँ पर एक टेंडेंसी होगी चार्ज कैरियर की हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में मूव करने की, और ये ऐसा तब तक होगा जब तक आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अचीव नहीं हो जाता। और जब भी आपके कहीं किसी ये इसका पोजीशन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, और आपको पता है जब भी चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन है तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होती है, और होल्स है तो उसके डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होती है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से, चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस हो रही है सेमीकंडक्टर में, तो उसको डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना चार्ज कैरियर्स का, इसी को आप डिफ्यूजन बोलते हो। तो डिफ्यूजन क्या हुआ? टेंडेंसी ऑफ चार्ज कैरियर्स टू मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन इन सेमीकंडक्टर पीस। कंडीशन क्या है डिफ्यूजन के लिए? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कैरियर्स का किसी भी सेमीकंडक्टर पीस में हम कैसे अचीव कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल यही है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द रीजन, या सारे रीजन्स में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज कैरियर का। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं? तो मेनली यहाँ पे 3 वेज है। फर्स्ट वे इज कैरियर जनरेशन यूजिंग हीटिंग, कैरियर जनरेशन बाय heating. Second way to achieve such non-uniform distribution of charge carrier is carrier generation in semiconductor piece by incident radiation. Incident radiation. Third main way to produce such non-uniform distribution is injecting charge carrier by a surface contact. अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। पहले दो केसेस में थर्ड पॉइंट क्या है? इंजेक्टिंग चार्ज कैरियर्स इनटू मटेरियल बाय अ सरफेस कांटेक्ट। और ये आपका जो सरफेस कांटेक्ट है, अभी आप इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे भी, शॉटकी डायोड या शॉटकी जंक्शन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
तो पहले समझ लेते हैं पहला दूसरा तीसरा क्या कॉन्सेप्ट है। तो सपोज आपके पास एक सेमीकंडक्टर पीस है और उसके किसी पर्टिकुलर रीजन को आप एक्सपोज करा रहे हैं आइदर थर्मल हीटिंग और टू द इनकमिंग इंसिडेंट रेडिएशन। इस रेडिएशन की वजह से इफेक्ट क्या होगा, थर्मल एनर्जी या इनकमिंग रेडिएशन की जो एनर्जी है इस रीजन के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से उसको एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी अगर उस बैंड गैप के इक्वल या उससे हाई है तो वो जंप करेंगे कंडक्शन बैंड। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट है उसमें आप सिंपली चार्ज कैरियर इंजेक्ट करते हो थ्रू अ सरफेस कांटेक्ट। ये अभी आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा जब शॉटकी डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीन वे होते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करने के चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। अब इसमें हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन करंट किसी भी सेमीकंडक्टर पीस में अगर प्रोड्यूस हो सकती है तो उसके एजम्पशंस क्या हो सकते हैं, तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं। अभी जब मैंने ये डिस्कस किया कि क्या वेज है तो इसमें तीनों में आपका फर्स्ट टू वाले जो है उसमें आपने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया यूजिंग हीटिंग और रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है उसका लाइफ टाइम आपको पता है कितना होता है। तो अगर आपने उसको एक्सटर्नल सर्किट में नहीं लिया तो वो रिकॉम्बाइन कर जाएगा विद होल, या फिर और भी कई सारे मेथड होते हैं जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ पर पहला एजम्पशन ले रहे हैं कि हमने रिकॉम्बिनेशन लॉसेस को निग्लेक्ट किया है। हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि यहाँ कोई भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है चार्ज कैरियर का। तो अगर आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, आप वैलेंसी बैंड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं लूजली बाउंड टू द एटम उनको एनर्जी देंगे थर्मल एनर्जी या इंसिडेंट रेडिएशन से, वो एक्साइटेड होके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। अगर उनकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी की इक्वल या उससे ज़्यादा है तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और एक वैकेंसी वैलेंसी बैंड में क्रिएट होगी जिसको आप होल बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन कर जाता है एनी हाउ विद दीज होल्स तो ये आपका रिकॉम्बिनेशन लॉसेस है। आपका चार्ज कैरियर जो जनरेट हुआ था वो वेनिश हो गया, वो रिकॉम्बाइन कर गया होल से, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा जो एजम्पशन है वो वही है जो डिफ्यूजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो आपने चार्ज कैरियर जनरेट किए हैं एक्सेस चार्ज कैरियर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन पे मूव करेंगे जब तक आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल जाता चार्ज कैरियर्स का। तो ये आपके मेनली वन फर्स्ट एजम्पशन मेन है निग्लेक्ट रिकॉम्बिनेशन लॉसेस। सेकंड तो आपका डिफ्यूजन करंट का क्राइटेरिया है ही, वो तो आप मान के ही चले। अब एक बार देख लेते हैं कि डिफ्यूजन करंट के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, क्या फॉर्मूला डिफ्यूजन करंट का हो सकता है। तो मेन आपका एजम्पशन इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए ये लिया है, सिंप्लीफाइड मॉडल है कि रिकॉम्बिनेशन लॉसेस को नहीं लिया है। रिसर्च लेवल पे जब आप जाएंगे तो आपको इन रिकॉम्बिनेशन लॉसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, तब आपकी कैलकुलेशन होके फाइनल करंट की वैल्यू आती है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे कि कैसे हम डिफ्यूजन करंट निकाल सकते हैं इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू होल एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके दो एजम्पशंस यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। अब एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई भी फिजिकल वेरिएबल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो वहां पर आप ग्रेडियंट की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर इफ यू आर हैविंग सम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विल बी गिवन बाय डेल एन ओवर डेल एक्स। अब यहाँ पर
स्मॉल एन क्या है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, तो अभी मैं इलेक्ट्रॉन के केसेस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो एन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एन जो अभी तक आप ड्रिफ्ट करंट या उससे पहले के न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन में देखे हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, बट यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये फंक्शन होगा दो वेरिएबल्स का, पहला टाइम, दूसरा डिस्टेंस। तो जब भी आप सेमीकंडक्टर पीस में वन प्लेस से वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाएंगे तो उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज हो रहे हैं, प्लस टाइम पे डिपेंड करेगा। तो दो चीज का फंक्शन होता है। अब फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए एक फिक्स लॉ है, हम उसका यूज करेंगे। फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स across unit area, rate of flow of electrons across unit area is proportional to negative concentration gradient, negative value of concentration gradient in case of electron. So minus del n over del x. This minus sign represents moment of charge carrier this minus sign represents moment of charge carrier is in the direction of negative gradient. Okay, now let's begin with the formula. Rate of flow of charge carrier per unit area or across unit area is equal to minus dn del n over del x. फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, वो प्रोपोर्शनल था। तो प्रोपोर्शनलिटी जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट dn in case of electron is known as a diffusion coefficient for electrons. तो dn आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो आपके फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो यहाँ पर आपको डिफ्यूजन कोफिशिएंट मिला है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डिफ्यूजन करंट इज गिवन बाय माइनस ई मल्टीप्लाइंग बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस यूनिट एरिया। यहाँ माइनस क्यों लिया है मैंने, माइनस ई, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो जो चार्ज हम लेके चलेंगे वो माइनस ई लेकर चलेंगे। जब हम होल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस यूनिट एरिया हम ऊपर जो वैल्यू है माइनस डी एन डेल एन ओवर डेल एक्स वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपका करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन in case of diffusion current will be E dn del n over del x। माइनस माइनस आपका मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी की ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका कितना आया है, E dn del n over del x। याद रखिएगा यहाँ पर n आपका कांस्टेंट नहीं है, n आपका फंक्शन है टाइम और डिस्टेंस का, और dn आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और e आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन का, e आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये एक फॉर्मूला आ जाता है करंट डेंसिटी का फॉर डिफ्यूजन करंट। अब अगर आप बात करें ड्रिफ्ट करंट जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था फॉर इलेक्ट्रॉन,
वो आपका आया था एन ई म्यू एन कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या था? ड्रिफ्ट करंट तभी होती है जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और उसकी वजह से जो चार्ज का मूवमेंट हुआ है वो आपका कन्वेंशनल ड्रिफ्ट करंट देता है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से टोटल करंट डेंसिटी होगा वो इन दोनों का सम होगा। करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ ड्रिफ्ट करंट एंड करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ डिफ्यूजन करंट, इन दोनों का सम कर दीजिए तो आपको टोटल करंट डेंसिटी मिल जाएगी। टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन दोनों का सम है तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा एन ई म्यू एन कैपिटल ई प्लस ई डी एन डेल एन ओवर डेल एक्स। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है करंट डेंसिटी के लिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर विच कंसिस्ट टू टर्म, फर्स्ट रिलेटेड टू ड्रिफ्ट करंट एंड सेकंड रिलेटेड टू डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉन के केस में है। होल्स के केस में जब हम डिफ्यूजन करंट निकालेंगे तो फिक्स लॉ सेम रहेगा। जो चेंजेस आएंगे वो आपके करंट डेंसिटी में जहां हमने माइनस ई लिया था वहां प्लस ई हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट डेंसिटी फॉर होल्स इन केस ऑफ डिफ्यूजर करंट विल बी निगेटिव। सो ये आपका आ जाएगा माइनस ई डी पी डेल एन ओवर, सॉरी डेल पी ओवर डेल एक्स। पी यहां पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल है। तो आपका डीपी क्या है? डीपी है डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर होल। यहाँ पे निगेटिव क्यों आया है? क्योंकि आपने करंट डेंसिटी में जो माइनस लिया था इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, और फिक्स लॉ में ऑलरेडी डिफ्यूजन कोफिशिएंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ निगेटिव आता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव ही रहेगा। तो होल के केस में डिफ्यूजन करंट होगी माइनस ई डी पी डेल पी ओवर डेल एक्स। पी आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल है। ड्रिफ्ट करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला आपको पता है, स्मॉल पी ई म्यू पी कैपिटल ई। कैपिटल ई आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो होल्स के लिए जो टोटल करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है वो इन दोनों का सम होगा। तो वो होगा पी ई म्यू पी कैपिटल ई माइनस ई डी पी डेल पी ओवर डेल एक्स। ये आपके करंट डेंसिटी का होल्स के लिए सेमीकंडक्टर में फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म आपका ड्रिफ्ट करंट और सेकंड टर्म आपका डिफ्यूजन करंट है फॉर होल इन सेमीकंडक्टर। डिफ्यूजन करंट के फॉर्मूलाज आपके पास हैं। इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज आएंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट एज वेल एज ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। सिमिलर वे में होल्स के लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा जिसमें हमने आपका ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट होल की वजह से कितना हो रहा है उन दोनों का सम करके टोटल करंट डेंसिटी निकाल चुके हैं। अब एक टॉपिक है आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन रिलेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और आइंस्टाइन रिलेशन आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो कि हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी को कोरिलेट करता है। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डीएन था, होल्स के केस में डीपी था, और मोबिलिटी म्यू एन इलेक्ट्रॉन के केस में और म्यू पी था होल्स के केस में। तो बेसिकली आइंस्टाइन रिलेशन इसी म्यू को डी से रिलेट करता है, मोबिलिटी को डिफ्यूजन के साथ। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर म्यू को डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर कोफिशिएंट डी से कोरिलेट करता है। तो उसमें जो रिलेशन आएगा उसको आप आइंस्टाइन रिलेशन बोलते हैं। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट के पीछे जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो डिपेंडेंट होते हैं स्कैटरिंग प्रोसेस ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन द लेटिस स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, लेटिस स्ट्रक्चर में लेटिस पॉइंट्स पर आपके आयंस हैं, एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं जो थर्मल एनर्जी गेन करके अपने प्लेस पर थर्मली वाइब्रेट करते हैं। उस थर्मल वाइब्रेशन की वजह से
मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इफेक्टेड होता है क्योंकि वो चार्ज कैरियर स्कैटर्ड हो जाते हैं. So drift and diffusion both are dependent on scattering process of charge carriers within the lattice structure of semiconductor, which mainly hinders the flow of charge. तो इस स्कैटरिंग की वजह से जो चार्ज फ्लो का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है. hinders the flow of charge carriers. चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कुछ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है. अब अगर आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मींस नो फील्ड कंडीशन है, साथ ही साथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो जाएगा, नो एक्सटर्नल फील्ड मींस ड्रिफ्ट करंट नहीं है वहां पर, कन्वेंशनल करंट नहीं है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि डिफ्यूजन करंट भी नहीं है. तो आपका जो टोटल नेट करंट होगा वो जीरो होगा, यानी कि कोई भी नेट करंट आपको नहीं मिलेगी. नो नेट करंट इन केस ऑफ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है कि अगर आपका डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब वहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज कैरियर्स का, क्योंकि वो इसका एक क्राइटेरिया है डिफ्यूजन करंट का. तो इसका मतलब वहां नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स हो जाती है. तो चार्ज कैरियर का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली जनरेट हो गया. और जब आपके पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो कन्वेंशनल करंट जो होती है यानी कि ड्रिफ्ट करंट जिसे बोलते हैं वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इंटरनली भी कोरिलेटेड है. ड्रिफ्ट करंट. अब बात कर लेते हैं ओम्स लॉ. आपको पता है कैपिटल J इक्वल्स टू सिग्मा ई. यहाँ पर जो कैपिटल E है वो आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है. करंट डेंसिटी की वैल्यू आपको पता ही है, डिफ्यूजन करंट अगर फ्लो हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स तो वो आपका ई डी एन डेल एन ओवर डेल एक्स होगा. और सिग्मा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू आपका एन ई म्यू एन होती है. और कैपिटल ई आपका इंटरनल फील्ड है, एक्सटर्नल. ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे. अब आपको पता है फोर्स आपका होता है क्यू ई. इलेक्ट्रिक फोर्स को आप क्यू ई के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और क्यू आपका सिंपली एन ई होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मल्टीप्लाइंग बाई चार्ज ई. वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आपको सिंपली पता ही है, कैप स्मॉल एन स्मॉल ई कैपिटल ई होता है. अब ऊपर वाले इक्वेशन में हम रीअरेंज करें अगर टर्म को तो आपको मिल जाएगा स्मॉल एन स्मॉल ई कैपिटल ई की वैल्यू. तो आप ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो कैपिटल एफ आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इक्वल्स टू स्मॉल एन स्मॉल ई कैपिटल ई. ये तो आपका कन्वेंशनल फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू स्मॉल ई डी एन डिवाइडेड बाई म्यू एन डेल एन ओवर डेल एक्स. ये आपका इस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ दीज कॉन्सेप्ट ऑल्सो अफेक्टेड बाय द थर्मल एनर्जी. ये हमने अभी डिस्कस किया ही है. तो आप फोर्स का एक और फॉर्मूला लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर. तो कैपिटल एफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन थर्मल एनर्जीज. तो इसी एफ का एक दूसरा फॉर्मूला टेम्परेचर के बेस पे आपका है
एफ डैश या एफ प्राइम बोल देते हैं अभी, जो इस एफ के इक्वल होगा, वो आप कैसे लिख सकते हैं? तो वो आपका होगा एफ प्राइम इज इक्वल्स टू के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स कैपिटल टी टेम्परेचर मल्टीप्लाइंग बाई डेल एन ओवर डेल एक्स। और ये एफ डैश एफ के इक्वल होगा क्योंकि सेम आपका मूवमेंट चार्ज कैरियर, जो एक्सेस चार्ज कैरियर है उनके मूवमेंट पे इक्विलिब्रियम के केस में दोनों इक्वल होगा। तो आप वैल्यू रख दें दोनों की, तो आपका हो जाएगा स्मॉल ई डी एन ओवर म्यू एन डेल एन ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू के बी कैपिटल टी डेल एन ओवर डेल एक्स। यहाँ जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है दोनों साइड में है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास डी एन की वैल्यू आ जाएगी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, डी एन इज इक्वल्स टू के बी टी म्यू एन या म्यू एन के बी टी डिवाइडेड बाय चार्ज स्मॉल ई। ये आपके पास एक फॉर्मूला हो जाता है। और अगर आप रेशो के फॉर्म में दिखाना चाहें तो आपका डी एन डिवाइडेड बाई म्यू एन इक्वल होगा के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टी डिवाइडेड बाई स्मॉल ई। सिमिलरली आप होल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो डी पी होल्स के लिए जब हम इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं सिमिलर वे में, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डी पी अपॉन म्यू पी इज इक्वल्स टू के बी टी ओवर स्मॉल ई। बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसको लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड से सेम रहेगी। और dp की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, dp हो जाएगा म्यू पी के बी टी डिवाइडेड बाई स्मॉल ई। ये फॉर्मूलाज आपके पास हैं इलेक्ट्रॉन और होल के लिए, उनको कंपेयर कर दें तो डी एन ओवर म्यू एन इक्वल है के बी टी अपॉन ई के, और डी पी अपॉन म्यू पी भी इक्वल है के बी टी अपॉन ई के। जब दोनों इक्वल हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाएंगी। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा डी एन, रीअरेंज कर लीजिए टर्म को, डी एन ओवर डी पी इज इक्वल्स टू म्यू एन अपॉन म्यू पी। ये रिलेशन आपका एक निकल के आता है। तो दो रिलेशन आपके पास हैं, तीन हैं बल्कि, एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका है डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर होल डिवाइडेड बाय मोबिलिटी ऑफ होल, और तीसरा है इन दोनों को इक्वेट करके। ये तीनों ही रिलेशन आपके आइंस्टाइन रिलेशन कहे जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाएगा तो आप यहाँ तक करके लेके आएंगे और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इस फॉर्मूला पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर मान लें, T इक्वल्स टू 300 केल्विन मान लें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 300 केल्विन। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हम मान चुके हैं और स्मॉल ई की वैल्यू आपको पता है, तो आप वैल्यू निकालें अगर और उसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर लें तो 26 मिली वोल्ट आता है। ये आप कर लीजिएगा। और मोबिलिटी की डेटा हम अगर यूज़ करें सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए तो हम डिफ्यूज़न की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोबिलिटी डाटा आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक से या जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर दिया रहेगा।
तो सिलिकॉन के लिए मोबिलिटी डाटा टेम्परेचर 300 केल्विन के साथ अगर हम अप्लाई करते हैं तो डी एन की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 3.6 टाइम्स 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। होल्स का डिफ्यूजन कोफिशिएंट आता है सिलिकॉन के केस में 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जर्मेनियम के लिए मोबिलिटी डाटा यूज़ करके टेम्परेचर 300 केल्विन पे अगर वैल्यूज़ निकालें तो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन आपका आता है 0.01 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डीपी डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर होल इन केस ऑफ जर्मेनियम आता है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब अगर आप इस डेटा से देखें तो आपका डी एन हाइयर है एज कंपेयर टू डीपी, यानी कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन इज हाइयर एज कंपेयर टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ होल। और ये क्यों है, ये आप आइंस्टाइन के थर्ड रिलेशन से भी देख सकते हैं, क्योंकि मोबिलिटी के बेस पे ही हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला है। और मोबिलिटी चूंकि इलेक्ट्रॉन का होल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ज़्यादा होता है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन मोबिलिटी ऑफ होल, इसीलिए डिफ्यूजन कोफिशिएंट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है होल के डिफ्यूजन कोफिशिएंट के कंपैरिजन में। तो अब जितने भी आज फॉर्मूलाज प्रूफ किए गए हैं उनके बेस न्यूमेरिकल आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।